Hello everyone, this is Pooja Singh and welcome back to our channel Stock 247. सो इंडसइंड बैंक में आज जो है 27% तक का क्रैश देखने को मिल गया। सवाल अब पहला यही आ जाता है कि इसका हाल भी यस बैंक की तरह ना हो जाए, क्योंकि यस बैंक भी 400 से 4 रुपए तक आ गया था एंड बुरा क्रैश एंड रिटेल इन्वेस्टर्स की तो धज्जियां उड़ गई थी। इंडसइंड बैंक भी ऑलरेडी 47% गिर चुका था, उसके बावजूद इस स्टॉक में 27% की जो है गिरावट देखने को मिली है एंड इतनी गिरावट के बावजूद भी डाउनग्रेड्स रेटिंग मिल रही है एंड कोई इसको खरीदना नहीं चाहता है। सो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक और हो गई है। तो पहला सवाल सबके मन में यही आ रहा है कि कहीं इसका हाल भी यस बैंक वाला ना हो जाए, जिस वजह से सिर्फ एक दिन में 18,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो गई है। यानी कि एक दिन में कंपनी ने 18,000 करोड़ स्वाहा कर दिया है, यानी कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम हो गया है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की ही बात नहीं है, जो बड़े फंड मैनेजर्स है उनका भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़े फंड मैनेजर्स ने दबाकर इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। क्योंकि इंडसइंड बैंक कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 की जो है अच्छी खासी वेटेज वाली कंपनी मानी जाती है, क्योंकि इसके पीयर्स में बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कंपनीज आते हैं। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम करने के बाद ये लार्ज कैप कैटेगरी से अब ये मीडियम कैटेगरी में आ गई है। इसी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेड हो रहा है कि एक डर कि कहीं यस बैंक का इसका हाल ना हो जाए। एंड एक और चीज है, म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बड़ी थी। 20.88 करोड़ की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की है इसमें। एंड आपको बता दूं कि 35 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इसमें है एंड सिर्फ एक दिन में म्यूचुअल फंड ने 6,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। तो काफी सारे आपके मन में भी क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये गिरावट का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या रहा है, एंड इसके साथ ही वीडियो को बिना स्किप करे अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में इंडसइंड बैंक से रिलेटेड क्या करना बेहतर होगा। सो सबसे पहले तो देखिए कि इंडसइंड बैंक में ये कोई नई बात नहीं है। ये 5-6-7 साल पुराना इनका जो है अकाउंट है, बैलेंस शीट, उसमें गड़बड़ी पाई गई है। यानी कि कंपनी के जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो है उसके अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। यानी आरबीआई ने जांच किया है, जिस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली है। इसके बैलेंस शीट में गड़बड़ी हुई है, जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके पहले अभी प्रॉब्लम इसमें ऑलरेडी चल रही थी कि इसका जो इनके जो सीईओ है, इनके लिए एक्सटेंशन जो है कंपनी का इन्होंने अप्लाई किया था 3 साल के लिए, उसको आरबीआई ने डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया एंड उन्होंने सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया। तो वैसे ही ये प्रॉब्लम झेल रही थी कंपनी। एंड ऑलरेडी परफॉर्मेंस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक के कंपैरिजन में 10 साल के एवरेज में इसने 0 रिटर्न्स दिए हैं। जो 10 ईयर सीएजीआर रिटर्न्स होता है वो इसका परफॉर्मेंस कुछ खास भी नहीं आया है। सो इस वजह से वैसे ही इसका जो है प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन आरबीआई के जांच करने के बाद ये देखा जा रहा है कि कंपनी का जो बैंक का नेटवर्थ है ये 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है इस गड़बड़ी की वजह से। यानी कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए तक का जो नेटवर्थ है उसमें गड़बड़ी की आशंका देखी जा रही है एंड जो कि बुरा असर डाल सकती है कंपनी पर। दूसरा, इसके प्रॉफिट में 2100 करोड़ रुपए तक का जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है। सो अगर किसी कंपनी के बैलेंस शीट में ही गड़बड़ी हो, उसके ऑल ओवर प्रॉफिट में ही गड़बड़ी देखी जाए, तो ऐसे में डर का माहौल बन जाता है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे बड़े फंड मैनेजर हो। एंड ऐसे में कोई भी सोचेगा कि कहीं बुरा हाल ना हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस बैंक का ही हुआ। तो ऐसे में कंडीशन में ना फंसे तो जो भी कुछ बचा रहता है वो सब लेकर सब निकलना चाहते हैं एंड तो इस वजह से बिकवाली और बढ़ जाती है एंड कंपनीज जो है और क्रैश दिखाती हैं हमें। यही चीज इंडसइंड बैंक में हुई है। देखिए वैसे ही हम प्रेशर झेल रहे हैं पिछले 5 से 6 महीने में एंड इतनी बड़ी बैंक की अनसर्टेनिटी जो है डर का माहौल बना रही है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट नहीं बना रही है। कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक पर ट्रस्ट नहीं दिख रहा है किसी का भी, इतनी गिरावट के बावजूद भी। सो धड़ाधड़ बिकवाली बढ़ी है, जिस वजह से ये क्रैश आ गया है। क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंटिंग में मिसमैच होना बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली कंपनी ने किया क्या है कि जो कंपनी के Q4 इनकम्स थे उसको उसने आने वाले Q1 में जो है मैच करने की कोशिश की है, जो ये गड़बड़ी देखी गई है। एक्चुअल में ये रिसेंट नहीं है, 5 से 7 साल पुराना अकाउंट का डेटा है। हालांकि अभी प्रमोटर्स ने सफाई भी दी है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे एनालिस्ट का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि प्रमोटर्स की सफाई देना वो यही बताता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि प्रमोटर्स ऐसे में जब इतनी बड़ी कंपनी हो, ट्रस्ट ज्यादा हो, तो उनको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड प्रॉब्लम इसलिए और बढ़ रही है कि इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी डाउनग्रेड्स रेटिंग्स मिल रही है कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू, जैसे कि एमके ग्लोबल ने जो है डाउनग्रेड्स रेटिंग दी है, मोतीलाल ओसवाल ने, नुवामा ने, इन सभी ने डाउनग्रेड्स रेटिंग्स जो है इस कंपनीज को ऑलरेडी दे दी है। इस वजह से कि इतने गिरावट के बावजूद भी ये और गिर सकता है
ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो ऑल ओवर प्रॉफिट पर, इनकम पर, नेटवर्थ पर असर नेगेटिव रहेगा। तो जो Q4 रिजल्ट्स आएंगे उस पर पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, उस पर ये असर रहेगा। ठीक है, हालांकि कंपनी के प्रोमोटर्स का कहना है कि हम स्टिल प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसका पूरा इंपैक्ट आने वाले Q4 रिजल्ट्स पर पड़ेगा। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कहीं भी, चाहे फंड मैनेजर हो चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, उनको बेनिफिट आगे नहीं मिल सकता है। इस वजह से डाउनग्रेड रेटिंग लगातार मिल रही है। हालांकि इसके प्रोमोटर्स हिंदुजा ग्रुप है, उन पर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि उनके मैनेजमेंट पर ही भरोसा नहीं है। बात लाजमी भी है, क्योंकि जब इतने बड़े बैंक के बैलेंस शीट में अगर गड़बड़ी देखी जा रही है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करता है, चलिए म्यूचुअल फंड ने इतना बड़ा अमाउंट लगाया है, बड़े फंड मैनेजर लगा रहे हैं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम भी बैलेंस शीट चेक करते हैं किसी भी कंपनी का, तो एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ सब कुछ सही है, उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। एंड जब बड़ी कंपनीज इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, या फिर उनके अकाउंट्स मिसमैच हो, या फिर बैलेंस शीट में गड़बड़ी हो, तो ऐसे में ट्रस्ट कैसे बन सकता है किसी भी कंपनी पर। तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। एंड कंपनी का जो गिरावट है इंडसइंड बैंक का, वो कोविड में जो बड़े क्रैश रहे हैं उसके भी निचले लेवल पर आ गया है। सो काफी बड़ा फॉल है ये। एंड आपको बता दूं कि ये पहली प्राइवेट लेंडर कंपनी है जिसका प्राइस टू बुक 1 से कम है, 0.71 है। तो सबसे पहले तो देखिए कि किसी भी कंपनी के लिए मैं जस्ट एक कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं कोई बाय सेलिंग के लिए कुछ भी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो ऐसी कंपनी से बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए जिसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हो, या फिर अकाउंटिंग प्रॉब्लम आ रही है। जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, या फिर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है सब कुछ, ऐसी कंपनी से दूर ही रहना बेहतर होता है। एंड अगर आपको लगता है कि इतनी गिरावट के बाद उन स्टॉक्स को क्या पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, तो सबसे पहले तो देखिए एक्सपर्ट्स एंड जब ब्रोकरेज फर्म हाउसेस डाउनग्रेड्स देते हैं इतनी गिरावट के बाद भी, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, तो भी ऐसी कंपनी से है जो है हमें दूर ही रहना बेहतर होता है। क्योंकि अब इसकी पूरी डिपेंडेंसी Q4 पर है, एंड इसका पूरा नेगेटिव इंपैक्ट में भी Q4 पर पड़ सकता है। तो Q4 की बात करें तो ये कहीं अप्रैल मई तक भी ये बुरी कंडीशन में रह सकता है। तो इसी वजह से हमें जो है जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, चीजें समझनी चाहिए, एंड वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जब तक कि मामला सही नहीं हो जाता है। बस इसी वजह से ये वीडियो बनाई है। एंड हाँ, किसी पर स्टॉक पर डिटेल्स में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही पोर्टफोलियो 247 भी जरूर विजिट कीजिए, वहां पर भी मैंने रिसेंटली बोफा के 12 स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है। एंड इसके साथ ही आपके कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स है, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके, या फिर मेंबरशिप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।